हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस क्लास 6 का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको ही डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो से आपके बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है बिकॉज आप ये चैप्टर रीड करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट आप ये वीडियो देख लीजिए तो आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 सजीव, विशेषताएं एवं आवास। इस चैप्टर में हम सजीव के बारे में जानेंगे क्योंकि क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे कैसे एरिया में वो रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी इसमें दी हुई है, इसमें क्या होता है, एक पहेली होती है और बूझू होती है। वो क्या करते हैं, छुट्टियों में सैर के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, ऋषिकेश में गंगा नदी के पास, वहाँ पे हिमालय वाले एरिया में वो जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि ये कितना ठंडा एरिया है और यहाँ पे ओक, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष देखने के लिए उन्हें मिलते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि ये मैदानी क्षेत्र से कितना डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत अलग है ये एरिया। उसके बाद वो जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में वो ऊँट की सवारी करते हैं और नागफनी के जो पौधे होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। फिर थर्डली वो जाते हैं पुरी। कौन से एरिया में जाते हैं, पुरी, जो कि एरिया है तटवर्ती एरिया। ठीक है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखते हैं। तो ये तीनों जगह जो यहाँ पे हिमालय, राजस्थान और पुरी, वो तीनों जगह में वो बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं कि हिमालय क्या था, ठंडा एरिया था, राजस्थान गर्म मरुस्थलीय एरिया था, और पुरी का जो एरिया है उड़ीसा में जो बे ऑफ बंगाल के साइड पड़ता है वो एक समुद्र तट का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत विभिन्नताएं हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कॉमन देखी कि जो जीव है, सजीव है, जो जीव है वो हर जगह पाए गए। भले इनमें इतने डिफरेंसेस हैं बट फिर भी यहाँ पे जो जीव है वो हर जगह उन्हें देखने के लिए मिले। फिर उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी भी जगह जहाँ के जीव नहीं पाए जाते हों। फिर उन्होंने हर जगह देखने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अलमारी में तो जीव नहीं होंगे, बट उन्हें अलमारी में भी एक मकड़ी दिखाई दी। फिर काफ़ी जानने के बाद और स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता चला कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुंह से भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि कैसा भी एरिया हो, कैसा भी हैबिचुअल एरिया हो, बट वहाँ पे जीव ज़रूर ही पाए जाते हैं, चाहे वो ठंडा हो, गर्म एरिया हो या मरुस्थलीय एरिया हो। वो जो होते हैं जीव, वो अपने आप को उसी एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को वो कंडीशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो ठंडा एरिया वहाँ पे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, गर्म एरिया में कैसे पाए जाते हैं और तटवर्ती एरिया में किस तरीके के जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सजीव और उनका परिवेश, इसमें क्या होगा कि हमने क्या पढ़ा, हमने एक मरुस्थल एरिया पढ़ा। मरुस्थल में कैसे पाए गए, ऊँट था। पर्वत एरिया में क्या थी, बकरी और याक। और पुरी का जो समुद्री तट था वहाँ पे हमें केकड़ा देखने के मिला। ठीक है, केकड़ा और अनेक प्रकार की मछलियाँ। ठीक है, चींटियाँ भी देखने के लिए मिली। मतलब इसका ये है कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हमें सजीव देखने के लिए मिले। ठीक है, क्रियाकलाप वन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पे सारणी दी हुई है इसमें ये बोला गया है कि आप पता कीजिए कि वन में कैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में और समुद्र में। तो वन में क्या देखेंगे, वन में शेर, हिरण, हाथी, लोमड़ी जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में याक, ओक, चीड़ और देवदार। ठीक है, मरुस्थलीय एरिया में ऊँट पाया जाता है, नागफनी हो गया, ठीक है, कैक्टस, सांप। और समुद्री एरिया में मछली, कैजुराइना के वृक्ष और अभी हमने पढ़ा ही था केकड़े वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको आई होप क्लियर होगा कि हमने पहले एक स्टोरी डिस्कस की, इसमें देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे इसको फिल कर लिया। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवास और अनुकूलन। आवास का क्या होता है, जहाँ पे इंसान रहता है वो आवास होता है। अनुकूलन, वो वहाँ पे रहता है और अपने को उस एरिया के अकॉर्डिंग अनुकूलित कर देता है, तो उसे अनुकूलन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक मरुस्थल और समुद्री एरिया का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, तो मरुस्थल में क्या होता है, जो इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश है। तो समुद्री एरिया में क्या होता है, लवणीय जल पाया जाता है और जीव जंतु क्या होते हैं, जो मछली होती है इसी में श्वास लेती है, इस पानी में से ही श्वास लेती हैं। ठीक है, मरुस्थलीय एरिया में क्या होता है, जल की बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जंतु जो होते हैं वो भूमि पर रहते हैं, श्वास के लिए आसपास की वायु का प्रयोग करते हैं। तो समुद्र वाले जो होते हैं वो समुद्र में रह के सांस लेते हैं, समुद्र की जल की ऑक्सीजन से, और जो मरुस्थलीय एरिया में रहते हैं वो मरुस्थल में रह के श्वसन क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हम दो जंतुओं के एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक मरुस्थलीय एरिया का ऊँट और एक समुद्री एरिया की मछली। ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है अपने एरिया में रहने के लिए। तो पहला क्या, ऊँट। ऊँट का शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थिति
में रहने योग्य बनाती है। कैसे? जैसे ऊँट का पैर लंबा होता है जिससे उसके जो शरीर जो रेत की गर्मी है वो शरीर को नहीं पहुंच पाती, और उसमें मूत्रोत्सर्जन की जो मात्रा होती है कम होती है, क्योंकि वो पानी कम पी पाता है, पानी की कमी हो तो पानी वो ज़्यादा पीता नहीं है तो टॉयलेट कहाँ से होगा। और मल भी सूक्ष्म होता है, पसीना भी नहीं आता, तो इससे क्या होता है, शरीर में जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वो अनेक दिन तक रह सकता है। ठीक है, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ऊँट के बारे में पढ़ा। अब मछली के बारे में देख लेते हैं। मछली का आपको पता ही है उसका शरीर कैसा होता है। मछली का शरीर होता है धारा रेखीय, ठीक है, जो उसको रहने अपनी आकृति मतलब समुद्र में रहने के लिए बहुत ही अनुकूलित होता है। चैप्टर 8 अगर आपने पढ़ा हो, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें आपको ये मछली के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। उनकी आकृति उन्हें जल के अंदर विचलन करने में सहायक होती है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। चैप्टर 8 में हमने ये पढ़ा था कि जो उनके पंख और पूंछ होती है ना, वो चपटी होती है। ठीक है, उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल होते हैं क्लोम, जो उन्हें जल में श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ में हमने दो एग्जाम्पल देख के समझा। हमने देखा कि मछली की संरचना उन्हें जल में रहने में सहायक होती है, ऊँट की संरचना उन्हें मरुस्थल में रहने में सहायक होती है। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल्स से हमने इसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन क्या होता है? जिन विशिष्ट संरचना और स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे और जंतु को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित होते हैं। जैसे मरुस्थल एरिया में ऊँट अलग तरीके से है और समुद्री एरिया में जो मछली है वो अलग तरीके से अनुकूलित है। आवास क्या होता है? आपको पता है कि सजीव का जो रहने का स्थान होता है उसे आवास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्थल में रहने वाले जीव को स्थलीय जीव कहते हैं, जल में रहने वाले जीव को जलीय जीव कहते हैं। इसमें दो टर्म और हम पढ़ेंगे कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जंतु उसके जैव घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं जो सजीव होते हैं वो जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के जो होते हैं वो अजैव घटक होते हैं। जो निर्जीव होते हैं वो अजैव घटक होते हैं, जैसे चट्टान, मिट्टी, जल हो गया। और जो सजीव होते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, पौधे और जंतु, वो जैव घटक हो गए। ठीक है, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट था, आप समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कई टर्म्स जाने हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है, हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न होते हैं। मतलब जो छोटे छोटे चेंज होते हैं उसे पर्यानुकूलन कहते हैं, और ये छोटे छोटे चेंज मतलब पर्यानुकूलन हजारों वर्ष के बाद क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, मछलियों का व्यापार करते हैं। तो जब आप मच्छी मंडी में जाएंगे ना तो आपको बहुत गंदी स्मेल आएगी, बट वो लोग, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई अदर स्टेट का बंदा अगर मच्छी मार्केट में जाता है महाराष्ट्र के, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे वॉमिटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ हैबिचुअल नहीं है, बट वो कुछ टाइम तक वहाँ रहने लगेगा तो वो भी उस स्मेल से हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको समझाया गया है। क्रियाकलाप 2 में देखिए क्या समझाया गया। क्रियाकलाप 2 में ये बताया गया है कि इससे पहले के चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं हम कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मूंग लेना है, मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, पानी में भिगो के रख देना है। पानी में भिगो के जब आप उसको डुबो के रख देंगे तो इसको आपको 4 पार्ट में, एक को तो पूरी तरह डुबो के रख देना है पानी में, दूसरे को धूप में रखना है, मतलब उस डूबे हुए मूंग को जो आपने भिगो के रखा है, डूबा हुआ मूंग को, एक को ऐसे डुबो के रख देना है, एक को धूप में रखना है, एक अंधेरे कमरे में रखना है, और एक को फ्रिज में रखना है, मतलब फ्रिज ठंडी जगह। उसके बाद उसमें आपको तीनों भागों को प्रतिदिन जल देते रहना। जैसे आप चने मूंग को अंकुरित करते हो ना, बांध के रख देते हो पोटली में, फिर उसे जल डालते रहते हो तो अंकुरित हो जाता है। तो उसी तरीके से एक को धूप में रखना है, एक को अंधेरे में, एक को फ्रिज में रखना है। तो आप इसमें देखेंगे
इनके अंकुरन में बहुत ही चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब फ्रिज वाला एकदम डिफरेंट, अंधेरे वाला डिफरेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी जैविक पदार्थ को बढ़ने के लिए, जैसे पौधा है उसको उगने के लिए क्या होता है, अजैविक घटक बहुत ज़रूरी होते हैं। उसको अजैविक घटक बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अजैविक घटक कैसे? वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा। अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं ना। केवल वे ही जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुकूल अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना होता है। ठीक है, मतलब अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो जंतु हैं वो अपने आप को बदलते परिवर्तन, मौसमों, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हैं, और नहीं बदल पाते हैं तो वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताया विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ स्थलीय आवास। अब मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो मरुस्थल का हमने एक एग्जाम्पल तो आपको पता है, पढ़ ही लिया ऊँट के बारे में, कि ऊँट कैसे सरवाइव करता है मरुस्थल एरिया में। अब दूसरा क्या है कि चूहे और सांप, ऊँट की तरह उसके लंबे पैर तो होते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, दिन की तेज़ गर्मी में वो गहरे बिल में चले जाते हैं, और रात में तापमान जब कम हो जाता है तो वो बिल से बाहर आ जाते हैं। ऐसे इनके पेड़ पौधे भी होते हैं। इसका एक क्रियाकलाप 3 में हम समझाते हैं इनके पौधे कैसे होते हैं। देखो चैप्टर 7 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला एग्जाम्पल। तो अगर आपने चैप्टर 7 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको 2 गमला लेना है, एक में कैक्टस का पेड़ लगाना है, एक में पत्ती वाला पौधा लेना है। इन दोनों को क्या करना है, पॉलीथीन से ढक देना है। ढकने के बाद हमें इसमें वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करना है। गमले को क्या करना है, पौधों को धूप में रख देना है कुछ घंटे के लिए। फिर इसमें क्या चेंजमेंट आता है, क्या चेंजेस होते हैं, उनको ही देख के हमें ऑब्जर्व करना है। तो क्या होता है, मरुस्थलीय पौधा जो कैक्टस का था, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्ती या तो अनुपस्थित होती है अथवा कुछ छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों की तरह होती हैं, जैसे आपने कैक्टस का देखा ही होगा। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, एक्चुअल में वो क्या होती है, तना होती है। प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः उनमें किसमें होता है, तने में होता है। तना एक पतली मोम परत से ढका होता है। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, जो तना होता है उसमें पतली मोम परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं, क्योंकि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए। तो ये जो होते हैं मरुस्थलीय पौधों की जड़ें गहराई तक पानी के लिए, क्योंकि जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही को पानी प्राप्त होगा। कुआं आपने देखा ही होगा, गहराई में ही कुएं में पानी रहता है ना, उस तरीके से। तो ये हमने पढ़ा मरुस्थलीय पौधा और जानवर कैसे रहते हैं मरुस्थल में। अब हम जानेंगे पर्वतीय क्षेत्र के जो जीव जंतु हैं वो अपना सर्वाइवल, अपने बॉडी को किस तरीके से स्ट्रक्चर करके रखते हैं वहाँ रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मरुस्थल मतलब पर्वतीय क्षेत्र में ठंड होती है, तो वहाँ का जो पेड़ होता है वो शंक्वाकार मतलब इस तरीके का होता है। ठीक है, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है, जैसे अशोक का पेड़ आपने देखा होगा। तो इससे वर्षा का जल और हिम मतलब बर्फ सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। ठीक है, कुछ भी गिरेगा वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। ये तो पेड़ हो गया, पेड़ पौधा हो गया ना। अब वहाँ के जो जंतु होते हैं वो किस तरीके से अनुकूलित होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उनकी त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है, और फर जो होता है, फर मतलब उनके शरीर के जो बाल होते हैं ठंड से उनका बचाव करते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों से दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता है। ठीक है, मतलब ठंडा होता जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। ठीक है, अब उनके जो फर होते हैं उन्हें अंदर से गर्मी देते हैं और इस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइवल
कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि पर्वतीय क्षेत्र में कैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे घास स्थल में। तो घास स्थल में हम 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक शेर का और एक हिरण का। तो देखते हैं। एक शेर और हिरण, इन दोनों जंतुओं की आँख, एक की आँख आगे होती है और हिरण की आँख पीछे की तरफ होती है। वो कैसे हेल्प करती है उनको सर्वाइवल में। तो पहले हम शेर का देखते हैं यहाँ पे। तो शेर के आगे के नख, मतलब नाखून जो होते हैं, पैर के नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। मतलब जब उसे पंजा मारना होगा तब वो बाहर निकालेगा, अदरवाइज वो उन्हें अंदर कर सकता है, जो नाखून होते हैं उसके। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि पता ना चले कि पत्तियों के बीच में वो छुप सके और शिकार कर सके। चेहरे के सामने आँख उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। आपको ये पता होगा कि जो शेर की दृष्टि है, जो देखने की क्षमता है, वो मनुष्य से 2 से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, जिससे वो अपने शिकार को देख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हिरण का। हिरण का क्या होता है? जो वन और घास में रहता है, पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी, जैसे शेर हो गया, की उपस्थिति की जानकारी देखो कैसे मिलती है। वह उसका शिकार ना बन सके, इसके लिए उसके लंबे कान होते हैं। लंबे कान क्या होते हैं? लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके शरीर के जो पार्श्व में 2 आँखें प्रत्येक दिशा में दिखाई देती हैं, वो खतरे को देखने के लिए होती है। मतलब उसके पीछे की तरफ आँखें होती हैं, जिससे उसे पता चलता रहता है कि कौन सा जानवर है मुझे साइड में है, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए। और उसकी जो तेज गति होती है शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। तो इसी तरीके से हमने शेर और हिरण के बारे में जाना कि घास स्थल में वो किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कुछ जलीय आवास, समुद्री जीव के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम इसकी मछली के बारे में जान चुके हैं कि मछली का सर्वाइवल कैसा होता है समुद्री में। नेक्स्ट हम जानेंगे स्क्विड, ऑक्टोपस। कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ लेते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं, ठीक है। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल होता है, ठीक है। ये हमने स्क्वैड और ऑक्टोपस के बारे में जाना। अब इसके बाद हम जानते हैं डॉल्फिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। देखिए, इनमें गिल नहीं होते। मछली में गिल होता है श्वसन के लिए, बट इनमें गिल नहीं होता। इनमें क्या होता है? ये शरीर पर स्थित नासाद्वार और वात छिद्रों द्वारा श्वसन लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास किए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीव पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा होगा? आपने देखा होगा कि जो व्हेल वो होती है, डॉल्फिन होती है, वो बाहर निकलती है। तो वो बाहर स्पेशली इसलिए निकलती है श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए, और अपने नासा द्वार से जो पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए वो बाहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे तालाब के बारे में। अब तालाब में कैसे पेड़ पौधे, कैसे जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कुछ पौधे क्या होते हैं, ऊपर मतलब उगते हैं, ठीक है, ऊपर उगते हैं। और स्थलीय पौधे जल की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहते हैं। और स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी में जल और खनिज पोषक, आपको पता है जो पौधे में क्या होता है, मिट्टी से जो पोषक तत्व है सारे तनों द्वारा वो पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है। और जो तना होता है वो भोजन को भी विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम फाइलम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से कुछ पौधे होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो पूरे पानी में ही रहते हैं, वहीं वो वृद्धि करते हैं, वहीं पे ही। तो ये तालाब और झील वाली बात कर रही हूँ। तो कई तालाब और झील में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे पानी में ही रखते हैं। जड़ें उनकी बहुत पतली होती हैं, ठीक है, पतली जड़ी होती हैं, खोखली होती हैं, है ना। और वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये सब लिखा ही हुआ है, ठीक है। और फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। प्लवन मतलब जल की सतह पे ही वो तैरते रहते हैं, और जल की जो भी डायरेक्शन जल जहाँ बहता रहेगा उसी डायरेक्शन में बहने लगेंगे। मतलब झाड़ियों की तरह आप मान सकते हैं, झाड़ियों की तरह पतले पतले पौधे। तो वो इस तरीके से उगते हैं जल और तालाब में पौधे। और यहाँ पे एक मेंढक जैसा जीव पाया जाता है, ठीक है, उसका देखते हैं सर्वाइवल। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायक करते हैं।
इसके पश्चपाद में जलायुक्त पदांगुलियाँ होती हैं जो उसे तैरने में सहायक होती हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार जो गोताखोर होते हैं पीछे पैरों में ना फ्लिपर्स लगाते हैं, जैसा कि ये मेंढक का होता है ना, पीछे का पैर उसका जालनुमा होता है। क्यों? वो तैरने में उसको मदद करता है, तो इसलिए उसका पैर जो होता है जालनुमा होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जीव। तो इसमें यही दिया हुआ है कि हमारे आसपास के कैसे कैसे जीव हैं, निर्जीव जीव कैसे हैं, सजीव जीव कैसे हैं। ठीक है, निर्जीव में कुर्सी, मेज, पत्थर, ये सब क्या है? निर्जीव है। और सजीव में क्या आ गए? जानवर आ गए, पौधे आ गए। तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो ये सजीव और निर्जीव है, सजीवों में क्या क्वालिटीज़ होती है कि उन्हें सजीव कहा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन उन्हें कहाँ से मिलता है? भोजन उन्हें पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन, पौधे बनाते हैं भोजन, तो उससे ही पौधों और जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सजीवों की क्वालिटी क्या है कि सभी सजीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि परिलक्षित करते हैं। वृद्धि परिलक्षित मतलब क्या होता है कि एक अंडा होता है, उसमें से चूजा निकलता है, चूजे के बाद क्या होता है? मुर्गी बन जाता है ना। इसी तरीके से एक बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, चलने लगता है, स्कूल जाने लगता है, फिर उसके बाद 18 का होता है, फिर थोड़ा एडल्ट होता है, एडल्ट के बाद ओल्ड हो जाता है। तो इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है, इसे ही वृद्धि बोलते हैं। क्या सभी सजीव श्वसन लेते हैं? हाँ, तो इसमें ये है कि क्या सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन लेते हैं? तो बिल्कुल, श्वसन क्रिया के बिना तो सजीव जीवित ही नहीं रह सकते। तो इसमें यही है कि सभी सजीव क्या है? श्वसन लेते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि केंचुआ क्या है? अपने त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछलियाँ गिल द्वारा सांस लेती हैं। ठीक है, और पत्तियाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां भी श्वसन क्रिया करती हैं। वो कैसे करती हैं वो यहाँ पे देखेंगे। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। जो पत्तियां हैं उसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन पोर्स के द्वारा वो वायु को ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ हमें पता चल रही है कि पौधे क्या होते हैं? पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। मतलब जब प्रकाश होता है, जब सूर्य निकलता है, तो दिन के समय क्या होता है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाती हैं, तो उस टाइम वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती हैं। लेकिन जो पौधे की श्वसन क्रिया दिन रात दोनों टाइम निरंतर चलती रहती है, तो उन्हें भी क्या होता है? ऑक्सीजन लेना होता है श्वसन क्रिया के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, और ये दिन रात दोनों टाइम चलता है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है वो दिन के टाइम होता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। उस टाइम वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से हमें जानने के लिए मिल रहा है कि पौधे भी हमारी तरह ही श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन उनमें एक क्वालिटी ये है कि वो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, उस टाइम वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो इसमें हम ये जानेंगे कि सपोज अगर गर्म तवे पे आपका हाथ रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, हाथ हटा लेंगे। तो यही चीज़ है उद्दीपन के प्रति। उद्दीपन मतलब जब गर्म तवे पे आपका हाथ रखा गया तो आपने रिएक्ट किया, हाथ हटाया, तो उसे बोलते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। अगर आप किचन में जाते हैं, बहुत सारे कॉकरोच घूम रहे हैं, लेकिन जैसे आपने लाइट जलाई, ठीक है, लाइट जलाई, वैसे ही वो कॉकरोच वहाँ से भागने लगते हैं। ठीक है, वहाँ से भागने लगते हैं, तो क्या होता है? वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। फिर एक पौधा होता है छुई मुई का, जैसे बोलते हैं गुल मेहंदी या टच मी नॉट पौधा होता है, उसको आप छू लेते हैं तो क्या करते हैं? वो मुरझा जाते हैं, वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। एक पौधा होता है जो सूर्यास्त के टाइम बंद हो जाता है, ठीक है, एक पुष्प होता है, फूल होता है, वो सूर्य अस्त होते ही वो बंद हो जाता है, वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, एक होता है 12 बजे के बाद खिलता है, उसे बोलते हैं 12 बजवा फूल या प्लांट, तो वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, तो इसे ही बोलते हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 4 में ये बताया गया है कि एक आप पौधा लगाइए, ठीक है, पौधा लगाइए, जैसे विंडो है आपकी, विंडो से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसके साइड में आप एक पौधा लगाइए, बीच में नहीं, बिल्कुल साइड में। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है, जिस तरीके से उसको वायु और रोशनी मिल रही है, वो उसी तरीके से उगेगा, वो उसी डायरेक्शन में उगेगा। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में उगेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, पौधे भी क्या करते हैं? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया
करते हैं। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, सजीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है वो निकलता है बाहर, तो वो जो निकलना होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो सजीव है वही उत्सर्जन करते हैं। गाड़ियाँ उत्सर्जन थोड़ी ना करेंगे, जैसे कार, बस, ये सब थोड़ा ना उत्सर्जन करती हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? हाँ, तो प्रजनन करते हैं सभी सजीव। आप यहाँ देख सकते हो कि एक ह्यूमन बीइंग हो गया, एक बर्ड हो गया, पक्षी भी कर रहा है, ठीक है। पक्षी के बाद ये जानवर, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता भी कर रहा है। यहाँ पौधा भी देखिए क्या कर रहा है, प्रजनन कर रहा है। अपनी प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो दिया क्रियाकलाप 5, इसमें ये बोला गया कि एक गुलाब और मेहंदी का कि धड़ कलम कीजिए। धड़ कलम मतलब कि सिर्फ आप इसको उसकी डंठल लेनी है, तना लेना है। अब उसको आप पौधा जल में रखिए और उसको दिन प्रतिदिन पानी दीजिए, ठीक है, अच्छा वातावरण दीजिए, तो कुछ दिन बाद ये खिल जाता है, ठीक है। और ना खिले तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ी कुछ और टाइम बाद ये खिल जाएगा। तो यहाँ बोला गया सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। हाँ, विधियाँ भिन्न हो सकती है बट प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? गति मतलब बढ़ना, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसमें ये बोला गया कि जैसे बस और कार ये भी तो गति करते हैं, तो क्यों सजीव नहीं है? तो आपको पता ही है कि गति के साथ इनमें श्वसन भी होना चाहिए, उत्सर्जन भी होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। तो यही इसमें दिखाया गया है। इसमें ये भी एक एग्जाम्पल लिया गया है कि पुष्पों का खिलना व बंद होना, ठीक है। कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं भी गति करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कार वगैरह। तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये क्यों नहीं है सजीव? तो आपको अभी पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें सजीव होती है जिसमें ये सभी क्रियाएं होती है। प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है, गति होती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, श्वसन होती है, वृद्धि होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें सारी क्या होती हैं, सजीव होती है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे फिर जीवन क्या है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूँ की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूँ की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन की वजह से होती है। मतलब यहाँ पे यह है कि जो बीज होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। जैसे बताया गया है कि जंतु और पौधे दोनों ही सजीव होते हैं, तो पौधे भी श्वसन करते हैं। हमने देखा कि बीजों में श्वसन क्रिया उस समय भी चलती है जिस समय जैव प्रक्रम सक्रिय नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुँह से निकलता है कि जीवन सुंदर है, ठीक है। अब सारांश में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे जीवों के विशिष्ट लक्षण, स्वभाव को उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, इन्हें अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय, ठीक है। विभिन्न आवास में जीवों की विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से क्या होते हैं, जैव घटक होते हैं। नेक्स्ट है पत्थर, चट्टान, ये सब क्या होता है, अजैव घटक होते हैं। सजीव वस्तुओं में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अब सजीव वस्तुओं में क्या क्या लक्षण होते हैं? एक तो वो भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, प्रकृति के प्रति अनुक्रिया करते हैं, वृद्धि, प्रजनन, गति होती है। तो ये सजीव की कुछ क्वालिटीज़ है। अब यहाँ से हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। आवास किसे कहते हैं? तो जहाँ पे सजीव या जीव रहते हैं उन्हें आवास कहते हैं। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो ये भी आप बता सकते हो कि वो उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गहराई में जाती हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं, ठीक है। ख पार्ट में है स्थल पर पाए जाने वाले पौधे, जंतु आवास, स्थल पर पाए जाने वाले हैं तो स्थलीय हैं। वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे, जंतु तो जल में रहने वाले हैं तो जलीय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा घ पार्ट है मृदा, जल और वायु किस आवास के घटक है? तो अजैविक है, ठीक है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उसे बोलते हैं उद्दीपन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं? निर्जीव आपको पता है कौन सी होती है? एक तो हल हो गया निर्जीव, उसके बाद सिलाई मशीन हो गई, रेडियो हो गया, नाव हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, निर्जीव है। फिफ्थ क्वेश्चन है किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के दो लक्षण पाए जाते हों। सजीव के दो लक्षण किस में पाए जाते हैं? तो कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, इनमें गति होती है ना, कार का एग्जाम्पल। सिक्स क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी मतलब मक्खन, ठीक है, मक्खन हो गया, चमड़ा हो गया,
अंश थी पूछा गया है। ऊन हो गया, ठीक है, खाद्य तेल हो गया, सेब हो गया, सेब पौधा है ना, पौधे से उगता है पेड़ से, और रबड़ हो गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा है सजीव के विशिष्ट लक्षण आप बता ही सकते हो, उत्सर्जन, प्रजनन, ठीक है, अनुक्रिया करना, श्वसन, ये सब चीज़ें। 8वां क्वेश्चन है घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक होती है। तो आप यहाँ पे शेर और हिरण का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसके थ्रू आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।